वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो अभी जो है हम एंथ्रोपोलॉजी लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने यूपीएससी के अंदर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्ट किया है, समझे। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट कवरेज कम्प्रहेंसिव वे में जो है आपको देखने को मिलेगा, और इस तरीके से मिलेगा ताकि आप अच्छा आंसर लिख पाओ, अच्छा रिप्रेजेंट कर पाओ अपने आंसर्स को मेंस के अंदर, समझे। क्योंकि देखिए, हम उसी तरीके से सारी चीज़ को डील कर रहे हैं जिससे कि आपको एक बेहतर आंसर्स लिखने को मौका मिले, बेहतर अपने आंसर्स को बूस्ट कर सके। तो उस लिहाज से जो है सारी चीज़ समझाएंगे। और करंट को लिंक करते हुए देखिए, कोई भी स्टैटिक ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं ना कि एंथ्रोपोलॉजी बहुत स्टैटिक है, लेकिन जो भी करंट से लिंक हो सकता है जितना भी पॉसिबल होगा, और जो भी करंट में आता रहता है उन सारी चीज़ को लिंक करते हुए हम आपको देंगे, ताकि आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको एक ही जगह सारा डिटेल मिल जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ है। अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एंथ्रोपोलॉजी अगर यहाँ हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, चीज़ें की अंडरस्टैंडिंग जो बहुत ज़रूरी है। इसमें हम SCERT और क्या कहते हैं, जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स है सारे का जो है एक कहते हैं ना कि मतलब एक मिश्रण, ठीक है, जिससे कि एक बेसिक से लेकर एडवांस तक का कॉन्सेप्ट जो है ना एक सीक्वेंशियल वे में बनता है। तो वो सारी चीज़ को उसी हिसाब से ना सारे बुक का मदद लेकर चीज़ों को कवर करने की कोशिश किया है। तो और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ चीज़ें जो है ना एक मतलब कॉम्प्रहेंसिव तरीके से, या फिर कह सकते हैं कि बेसिक से मतलब एडवांस तक का सारे कॉन्सेप्ट एक सीक्वेंस में मिल जाएगा, और ये चीज़ आपके दिमाग में रिटेन रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पर बेहतर है चीज़ें इस तरीके से समझने में और समझाने में। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, मैं पूरा लिखता हूँ। एंथ्रोपोलॉजी, समझे, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो है एंथ्रोपोज है, क्या है, एंथ्रोपोज है, और दूसरा है लोगोज, क्या है, दूसरा आपका लोगोज है। अब समझिए, ये जो एंथ्रोपोज है इसका मतलब हो गया ह्यूमन बीइंग। क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग, या फिर मैन काइंड कह लीजिए, ठीक है। और दूसरा जो हो गया ये है आपका स्टडी, या फिर कह लीजिए साइंस, ठीक है। क्या है, ये साइंस है या स्टडी कह लीजिए। तो एक तरह से क्या है, ओवरऑल इसको अगर सिंपल शब्दों में बताया जाए तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ मैन, ठीक है, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक स्टडी। क्या है, ह्यूमन बीइंग्स की साइंटिफिक स्टडी। क्या हो गया, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि ये सिर्फ आज के ह्यूमन का स्टडी नहीं है, बल्कि एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप जो है ना आगे पीछे और प्रेजेंट तीनों में देखने को मिलेगा। ये ह्यूमंस के मतलब कहने का मतलब ये है कि ये ह्यूमंस को पास्ट में भी स्टडी करता है ना, जैसे फ्यूचर में भी करेगा। तो इस टाइप से जो है, तो कहने का मतलब प्रेजेंट में स्टडी करता है और फ्यूचर में भी इसका स्टडी है। तो ये सारी चीज़ है, समझे, चाहे उसका डिजीज से रिलेटेड हो, या फिर एडेप्टेशंस की बात हो, या फिर उसकी क्लाइमेट की बात हो, या फिर सोसाइटी की बात हो, या हिस्ट्री की बात हो, एनीथिंग, ठीक है, विच इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स आर कम्स अंडर एंथ्रोपोलॉजी, समझे। तो देखिए, एंथ्रोपोलॉजी को हम होलिस्टिक साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी को हम होलिस्टिक साइंस कहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमंस को टोटालिटी में स्टडी करता है। क्या करता है, टोटालिटी में स्टडी करता है। फिजिकल, सोशल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक सब एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। क्या होते हैं, सब एस्पेक्ट जो है आपको कवर होता है। अब देखिए, ये तो हो गया आपके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की, ठीक है, किसकी, नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। अब समझिए,
नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। क्या है नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी? अब समझिएगा कि इसके क्या क्या फीचर्स है। तो ये चीज़ देखिए, एंथ्रोपोलॉजी एक अलग ही सब्जेक्ट है। इसके कुछ खास फीचर होते हैं। जैसे पहली बात तो एक होलिस्टिक, यानी कि जो कहते हैं ना कि चीज़ों को स्टडी जो करते हैं तो एक होलिस्टिक वे में करते हैं। तो एक हो गया होलिस्टिक स्टडी, कह लीजिए इसको। क्या है? होलिस्टिक स्टडी। तो मतलब अगर एंथ्रोपोलॉजी की हम स्टडी कर रहे हैं ना, इसका मतलब होलिस्टिक स्टडी कर रहे हैं। उसके बायोलॉजिकल चीज़ों को भी स्टडी कर रहे हैं, उसके हिस्ट्री को भी स्टडी कर रहे हैं, उसके इकोनॉमिक को भी स्टडी कर रहे हैं, उस जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी चीज़ की स्टडी करते हैं। तो उसको हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर होलिस्टिक स्टडी की बात करें, ठीक है, तो ये ह्यूमंस को सिर्फ एक एंगल से नहीं देखता, बल्कि मल्टीपल एंगल से, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। अगर किसी ट्राइब का स्टडी करेंगे तो सिर्फ उनका लैंग्वेज नहीं देखेंगे, बल्कि उनकी बॉडी टाइप भी देखेंगे, फिजिकल, जिसको हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। उनके रिचुअल्स भी स्टडी करते हैं, जैसे उसको रिचुअल्स को हम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर कवर कर लेंगे। उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी है तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर देखेंगे। फिर उनकी जो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में देखेंगे। सब एक होलिस्टिक स्टडी है। ओवरऑल हमारा कहने का मतलब क्या है, होलिस्टिक स्टडी करते हैं। अब समझिए यहाँ जो है, अगर कंपैरेटिव की बात करें, ठीक है, क्या है कंपैरेटिव, तो एक तरह से समझिए जो कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे एंथ्रोपोलॉजी कंपेयर करता है एक कल्चर को दूसरे कल्चर से। क्या करता है? एंथ्रोपोलॉजी जो है कंपेयर करता है एक कल्चर को दूसरे कल्चर से। इंडिया के अंदर जो इंडिया का मेट्रीलिनियर सोसाइटी है ना, जिसको जैसे खासी ट्राइब हो गया, तो खासी ट्राइब को कंपेयर कर सकते हैं अफ्रीका के मेट्रीलिनियर ट्राइब से। किससे? मेट्रीलिनियल ट्राइब से। क्लियर है? तो दूसरी बात है, हम चीज़ों को कंपेयर करना सीख जाते हैं। तीसरी बात जो है, ठीक है, तीसरी बात जो है फील्ड बेस्ड चीज़ें होती है। क्या होती है? फील्ड बेस्ड चीज़ें होती है। अब इससे होगा क्या कि इससे ये होगा कि हमें ग्राउंड रियलिटी पता चलेगा। मतलब उस पर हम जो है ग्राउंड रियलिटी क्या है उसके ऊपर फोकस कर पाएंगे। राइट? तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो है, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो फील्ड में जा के स्टडी करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी लैंग्वेज सीखते हैं, उनके डेली लाइफ में जो है एक पार्टिसिपेट करते हैं, समझिए, है ना। इससे एक होता है ना कि डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है उनके अंदर, और इस वजह से वो अपने आप को बिल्कुल होलिस्टिक वे में जो है एक्सप्लोर कर पाते हैं। राइट? ये चीज़ है। तीसरी बात जो है, चौथी बात ये है कि जो इवोल्यूशन होता है, ठीक है, क्या है? इवोल्यूशन। अब समझिए ये इवोल्यूशन जो है किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए इवोल्यूशन जो है, एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमंस को एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस के रूप में देखता है। जैसे होमो सेपियंस का इवोल्यूशन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स, मॉडर्न मैन, ठीक है, इस टाइप से जो है ना इवोल्यूशन होता है, समझे। तो पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हेबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स, मॉडर्न मैन, इस टाइप से जो है ना धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप होता है, धीरे धीरे जो है ग्रोथ होता है, और एक तरह से कह सकते हैं इवोल्यूशन होता है ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो आप एक तरह से जो है समझिए कि जो उसका इवोल्यूशन है किस तरीके से हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, वो सारी चीज़ आप जान पाते हैं। राइट? ये चीज़। उसके बाद जो है हम बात करेंगे किसकी? इंटरडिसिप्लिनरी की। मतलब ये है कि एंथ्रोपोलॉजी के स्टडी से है ना समझने के बाद, या एंथ्रोपोलॉजी समझने के बाद जो बायोलॉजी है, या फिर सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमी है, फिर जेनेटिक्स है, सब सब्जेक्ट का जो है यूज हम करते हैं या यूज होता है यहाँ पर, समझे। एक तरह से
उसको एक इंटरडिसिप्लिनरी वे में जो है समझ सकते हैं, और हमारे अंदर भी वो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का जो है नॉलेज आता है, क्लियर है। उसको एक दूसरे के साथ कंपेयर करके हम चीज़ों समझ जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया आपका नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। अब बात करेंगे स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की, क्या क्या स्कोप है। तो स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की अगर बात करें, स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, तो इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये सब्जेक्ट ऐसा है ना, काफ़ी स्कोरिंग भी है, साथ में आपको अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे दिए तो इस सब्जेक्ट में जो है ना आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, समझें। तो ये चीज़ें हैं। फिर देखिए स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, इसका स्कोप जो है काफ़ी वाइड होता है। एंथ्रोपोलॉजी के मेजर ब्रांच को पहले समझना ज़रूरी है, और उसके हिसाब से जो है आप कंपेयर कर लीजिएगा कि इसका स्कोप क्या है, समझे। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए जहाँ तक स्कोप की बात करें तो पहली बात जो है हम बात करेंगे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की। किसकी बात करेंगे? फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की, ठीक है। तो देखिए जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है उसको हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इस ब्रांच में हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन स्टडी करेंगे, समझे। जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन रेस वेरिएशन, जैसे वेरिएशन में स्किन कलर, ब्लड ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमेटोलॉजी को पढ़ेंगे जिसमें एप्स और मंकी की स्टडी करेंगे। फिर फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, जैसे क्राइम डिटेक्शन में किस तरीके से ये हेल्प करता है। तो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में जो है एक तरह से जो भी क्राइम डिटेक्शन मतलब फॉरेंसिक स्टडी खास करके क्राइम डिटेक्शन में ही यूज होता है, समझे। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो है इसको हम करंट से भी लिंक कर सकते हैं। जैसे आपने न्यूज़ में भी इस चीज़ को पढ़ा होगा कि फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी का यूज जो है अभी इंडिया में बड़ा हो गया है धीरे धीरे, ठीक है। जैसे आपने निर्भया केस में देखा होगा, ठीक है। तो निर्भया केस में जो है स्केलेटन रिमेन्स को क्या किया गया, स्टडी किया गया, उसके डीएनए को एनालिसिस किया गया, और एनालिसिस के थ्रू सारी चीज़ को जो है ना समझा गया, क्लियर है। ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से ही रिलेटेड है, समझे। तो इस टाइप से उसके बाद जो है ये तो हो गया फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। दूसरा आपका है आपका सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। क्या है? सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। आप समझिए ये जो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है ये ब्रांच ह्यूमन कल्चर, सोशल इंस्टीट्यूशन और ट्रेडिशंस का स्टडी करती है। क्या करती है? ट्रेडिशंस का स्टडी करती है, जैसे मैरिज, फैमिली, किनशिप, रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए इंडिया में जो है गोत्रा सिस्टम का हम स्टडी करते हैं, कल्चर एंथ्रोपोलॉजी का जो है पार्ट है, समझे। तो ये चीज़ें हैं। फिर उसको हम करेंट से भी लिंक कर देते हैं, जैसे ट्राइबल कम्युनिटी का डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू माइनिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जैसे उड़ीसा के अंदर देखने को मिल जाएगा, छत्तीसगढ़, है ना, ये है। फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है ना गवर्नमेंट को सजेशन देते हैं कि उनकी कल्चर को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, समझे। फिर जो है ये हो गया आपका सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। अब हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, अब समझिए इसको। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है ये ब्रांच है ह्यूमन पास्ट को स्टडी करने के लिए, ठीक है। जिसमें क्या करते हैं हम मतलब एक तरह से दिस इज द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन विच ह्यूमन पास्ट को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किसके थ्रू मटेरियल रिमेन्स के थ्रू, ठीक है। तो दिस इज द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन विच वी स्टडी द पास्ट ऑफ ह्यूमन थ्रू मटेरियल रिमेन्स, राइट। जैसे टूल्स हो गया, पोट्री हो गया, बोन्स हो गया, मोनूमेंट्स हो गया, है ना, मोनूमेंट्स का ये सब सारे स्टडी करते हैं। फिर प्री हिस्टोरिक साइट्स लाइक भीमबेटका, हड़प्पा, मोहनजोदारो का स्टडी इसी में आता है, समझे। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे देखिए जैसे राखी गढ़ी एक्सकावेशन हरियाणा में जो है हो रहा है, जहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन के नए एविडेंस मिल रहे हैं, और ये जो है यूपीएससी मेंस में
कहीं न कहीं आप इसको डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी की। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। अब देखिए लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, देखिए ये भी क्या है, ब्रांच है ह्यूमन लैंग्वेज और कम्युनिकेशन को स्टडी करने के लिए। सो दिस इज द ब्रांच ऑफ टू स्टडी ह्यूमन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, समझे। तो इसमें लैंग्वेज का ओरिजिन कैसे हुआ, उसके डायलेक्ट्स क्या क्या है, स्क्रिप्ट्स, हाउ लैंग्वेज इम्पैक्ट्स कल्चर, ये सारी चीज़ जो हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यूनेस्को ने 2025 में, ठीक है, 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज डिक्लेयर किया है, ठीक है। और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का डायरेक्ट रिलेवेंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, आप समझिए इसको। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, ठीक है, ये वैसा ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी का जिसमें कंसेप्ट को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं, समझे। जैसे ट्राइबल डेवलपमेंट है, हेल्थ न्यूट्रिशन प्लानिंग है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, पॉलिसी फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ जो है ट्राइबल डेवलपमेंट, हेल्थ न्यूट्रिशन प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉलिसी फॉर्मेशन, ये फॉर्मुलेशन, ये सारे जो हम डेली लाइफ में जो है जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं। जैसे PBTG की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में एंथ्रोपोलॉजिस्ट काम करते हैं, जिससे उनका कल्चर, रेस्पेक्ट और उनका डेवलपमेंट बेनिफिट्स मिलता है। क्या मिलता है, समझे। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए अगर यहाँ बात करें रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन की, तो क्या क्या है समझिए। एंथ्रोपोलॉजी को समझने के लिए हमें देखना होगा कि इसका कनेक्शन दूसरे सब्जेक्ट से क्या है, समझे। अब जैसे अगर बात करें सोशियोलॉजी के साथ, तो सोशियोलॉजी सोसाइटी का स्टडी करता है। क्या करता है, सोशियोलॉजी जो है सोसाइटी का स्टडी करता है प्रेजेंट के अंदर, और एंथ्रोपोलॉजी जो है प्रेजेंट और पास्ट दोनों का जो सोशियोलॉजी में मेनली सर्वे होता है, उसके मेथड होता है। फिर क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में पर्टिकुलरली पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है। तो ये चीज़ जो है आप कंपेयर करके भी देख सकते हैं। फिर हिस्ट्री के अगर साथ कंपेयर करें तो हिस्ट्री जो है लिखित रिकॉर्ड को, हिस्ट्री जो हिस्ट्री है लिखित या रिटेन रिकॉर्ड्स का स्टडी करता है। एंथ्रोपोलॉजी जो है प्री हिस्ट्री को भी स्टडी करता है ना, जहाँ लिखित रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर जो है साइकोलॉजी ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को स्टडी करता है, एंड एंथ्रोपोलॉजी बिहेवियर को कल्चर कॉन्टेक्स्ट में देखता है। अब पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो भी है, स्टेट है, लॉ है, पावर है, इसका स्टडी जो है एंथ्रोपोलॉजी भी करता है, स्पेशली ट्राइबल पॉलिटिक्स में, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स के साथ अगर बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी प्रिमिटिव इकोनॉमिक्स, बाटर सिस्टम, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का स्टडी करता है, समझे। वहीं अगर बायोलॉजी की बात करें, ठीक है, बायोलॉजी या फिर जेनेटिक्स, तो ह्यूमन इवोल्यूशन और वेरिएशन समझने के लिए जो है जेनेटिक्स का यूज होता है। क्या होता है, समझे। ह्यूमन इवोल्यूशन और वेरिएशन समझने के लिए जेनेटिक्स का यूज होता है। क्लियर है। तो ये सारे चीज़ है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन आज के वर्ल्ड में, ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन टुडेज वर्ल्ड। तो आज के टाइम में जो है एंथ्रोपोलॉजी काफ़ी रेलेवेंट हो गया, समझे। तो इसकी इम्पोर्टेंस की हम बात करते हैं, ठीक है। अब समझिए पब्लिक हेल्थ की अगर बात करें, पब्लिक हेल्थ, तो कोविड-19 में एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या किया, सोशल बिहेवियर स्टडी करके अवेयरनेस कंपेन्स बनाए, ठीक है। ट्राइबल डेवलपमेंट जो FRA 2006 दैट इज द फूड फॉरेस्ट राइट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का इनपुट इम्पॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज, कैसे ट्राइबल कम्युनिटी क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट कर रहे हैं, ये स्टडी होता है। फिर जो है क्लाइमेट इन्वेस्टिगेशन होता है,
क्या होता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें जो हम बात करेंगे फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी से क्या बोलते हैं, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज का आइडेंटिफिकेशन होता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंथ्रोपोलॉजी का यूज एआई में भी हो रहा है। ठीक है, कहाँ, एआई में भी हो रहा है। एंथ्रोपोलॉजी का यूज जो है एआई में भी होता हुआ नज़र आएगा। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शंस बेटर बनाने के लिए जो है हम काम यूज करते हैं, समझे। अब अप्रोच की बात करें एंथ्रोपोलॉजी की, ठीक है, अप्रोच इन एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, क्या है, अप्रोचेज इन एंथ्रोपोलॉजी। तो देखिए एंथ्रोपोलॉजी, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं अलग अलग अप्रोच यूज करते हैं ह्यूमन स्टडी में। जैसे होलिस्टिक अप्रोच है, ह्यूमन को टोटलिटी में देखता है, क्या करता है, ह्यूमन को टोटलिटी में देखता है, जैसे बायोलॉजिकल और कल्चरल। ठीक है, फिर कंपैरेटिव अप्रोच, कंपैरेटिव अप्रोच में जो है डिफरेंट सोसाइटी का क्या करते, कंपैरिजन करते हैं। रिलेटिविस्टिक अप्रोच किसी भी कल्चर को जज नहीं करता है, बल्कि उस कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझता है। ठीक है, फिर फील्ड वर्क अप्रोच, क्या है, फील्ड वर्क अप्रोच होता है ग्राउंड रियलिटी पर बेस्ड डाटा कलेक्ट करता है। क्या करता है, ग्राउंड रियलिटी पर बेस्ड जो है डाटा कलेक्ट करता है फील्ड वर्क के बेसिस पर। फिर जो है ये सारी चीज़ हमने कवर किया है। अब जो है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट तो है, समझे। तो देखिए हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की अगर बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट, समझे, क्या है, एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट एक फैसिनेटिंग कहानी है। ठीक है, तो इसको हम स्टेज बाय स्टेज आपको बता रहे हैं। जैसे प्री साइंटिफिक फेज की अगर बात करें तो ये देखिए क्या है, प्री साइंटिफिक फेज, प्री साइंटिफिक फेज, ये बात कर रहा 19th सेंचुरी की। ठीक है, 19th सेंचुरी की। तो देखिए इस फेज में जो है एंथ्रोपोलॉजी एक इंडिपेंडेंट साइंस नहीं थी। लोग ह्यूमन सोसाइटी के बारे में मिथ्स और रिलीजियस टेक्स्ट के थ्रू एक्सप्लेन करते थे, है ना। जैसे बिब्लिकल थ्योरी में बोला जाता था कि ह्यूमंस एक साथ क्रिएट हुए थे बाय गॉड, किसके द्वारा, बाय गॉड के द्वारा। यानी कि इसको कह सकते हैं क्रिएशनिज्म, क्या है, क्रिएशनिज्म। दूसरी बात साइंटिफिक बिगिनिंग कैसे होता है। तो देखिए साइंटिफिक बिगिनिंग की अगर बात करें, साइंटिफिक बिगिनिंग की, तो ये जो है 19th सेंचुरी के बाद जो है ये स्टार्ट होता है। और इसमें अलग अलग जो है थ्योरी है, जैसे चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, क्या है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन का। ठीक है, तो ये जो है इसमें 1859 में, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ठीक है, ने क्या किया, एंथ्रोपोलॉजी को साइंटिफिक बेस दिया। क्या दिया, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज ने एंथ्रोपोलॉजी को साइंटिफिक बेस दिया। डार्विन ने बोला कि स्पेसीज इवॉल्व होते हैं नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। एंथ्रोपोलॉजी ने क्या किया, ह्यूमंस को भी इवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क में स्टडी करने स्टार्ट कर दिया, समझे। अब देखिए ये तो हो गया साइंटिफिक बिगिनिंग किस तरीके से होता है। अब जो है जो क्लासिकल इवोल्यूशनरी स्कूल्स हैं उसका क्या रोल है, इस चीज़ को समझिए। जैसे क्लासिकल इवोल्यूशनरी स्कूल, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिखते जा रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो देखिए जो अर्ली एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जैसे ई.बी. टेलर, ठीक है, ई.बी. टेलर और लेविस हेनरी मॉर्गन, दोनों ने कहा कि
कि सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्टेज में इवॉल्व होते हैं। सोसाइटी जो है कहाँ से कॉम्प्लेक्स सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ क्या हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स की तरफ इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब जैसे सेवेगरी है, क्या है, सेवेगरी से फिर बारबेरिज्म बना, फिर सिविलाइजेशन बना। ये अप्रोच जो है थोड़ा क्या है, इथनोसेंट्रिक था, लेकिन इसने क्या किया, एक फ्रेमवर्क दिया है ह्यूमन प्रोग्रेस समझने का, समझे। वैसे ही जो है अगर बात करें फील्ड वर्क की, ठीक है, या फिर फील्ड वर्क रिवॉल्यूशन। अब समझिए इसको, ये जो फील्ड वर्क रिवॉल्यूशन है, ठीक है, ये जो फील्ड वर्क रिवॉल्यूशन है अर्ली 20th सेंचुरी की बात है, जिसमें ब्रोनिस्लाव मेलिनोविस्की ने पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन मेथड इंट्रोड्यूस किया। और मेलिनोविस्की ट्राइबेरियन आइलैंड्स में गए और वहाँ के लोगों के साथ जो है सालों तक रहे और उनकी रिचुअल्स ऑब्जर्व किए और उससे सारी चीज़ लैंग्वेज स्टडी किए, फिर उसके बेसिस पर जो है नोट्स लिखे। फिर इससे एंथ्रोपोलॉजी का फोकस जो है सिर्फ थ्योरी से हटकर ग्राउंड रियलिटी पर भी आ गया, समझे। तो ये चीज़ है, तो एक तरह से कह सकते हैं फील्ड वर्क रिवॉल्यूशन हुआ। क्या हुआ, फील्ड वर्क रिवॉल्यूशन हुआ। बिना फील्ड वर्क किए उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से हम नहीं समझ सकते हैं। फिर जो है मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी क्या कहता है, उस चीज़ को समझिए। तो देखिए मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी पोस्ट 1950 की बात है, 1950 की। तो देखिए इसके अंदर जो है एंथ्रोपोलॉजी में मल्टीपल अप्रोच आ गए। ठीक है, क्या है, मल्टीपल अप्रोच जो है आ गए, समझे। अब मल्टीपल अप्रोच आने के बाद जो है फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है, ठीक है, क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म है। हम जैसे क्लॉडी लेविस स्ट्रॉस ने ह्यूमन माइंड में क्या किया, यूनिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। उन्होंने कहा कि ह्यूमन माइंड्स के अंदर जो है यूनिवर्सल पैटर्न्स होते हैं और उसके बेसिस पर जो है वो क्या करते हैं कि चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, फिर फंक्शनलिज्म, कल्चर के हर पार्ट को कोई ना कोई फंक्शंस होता है सोसाइटी के अंदर, समझे। तो ये चीज़ें फिर पोस्ट मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी, हर कल्चर को अपना पर्सपेक्टिव होता है, हमें जज नहीं करना चाहिए, कल्चरल रिलेटिविज्म होना चाहिए, समझे। ये चीज़ें अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। और मैं एक क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, आपको उस पर जो है लिखना है। ठीक है, जैसे लिखिए क्वेश्चन है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, एज ए डिसिप्लिन। तो ये जो है आपको लिखना है, तो आपको ये स्टेज लिखने हैं विद नेम्स एंड कंट्रीब्यूशन। क्या है, नेम्स और कंट्रीब्यूशन के साथ जो है इसको लिखना है। फिर अब कुछ थिंकर्स की बात करेंगे जो काफ़ी फेमस है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर उसकी। ठीक है, तो फेमस थिंकर्स क्या कौन कौन है, समझिए इसको, फेमस थिंकर्स जो है। ठीक है, और देखिए तो कुछ इम्पोर्टेंट थिंकर्स आपको याद भी रखने हैं, वो ज़रूरी भी है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको मेंशन करने हैं, तभी आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। जैसे ई.बी. टेलर है, क्या है, ई.बी. टेलर। ठीक है, क्या है, ई.बी. टेलर। आप समझिए फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है ना, क्या है, फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। और उन्होंने डेफिनेशन दिया कल्चर का, तो कहा कि कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल which includes knowledge, belief, art, morals, law, customs and any other capability acquired by man as a member of society। ठीक है, तो इस जो है इस डेफिनेशन को याद रखिएगा कल्चर का। तो कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल, क्या है, दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ्स, आर्ट, morals, law, customs and any other capability acquired by man as a member of society। ठीक है, दूसरी बात लेविस हेनरी मॉर्गन, क्या है, दूसरा क्या है, लेविस हेनरी मॉर्गन।
लेविस हेनरी मॉर्गन। ठीक है, अब देखिए सोशल इवोल्यूशन का थ्योरी दिया उन्होंने, किनशिप स्टडी में जो है पायनियर इस चीज़ को माना जाता है। फिर जो है लेविस हेनरी मॉर्गन हो गया, तो एक तरह से कह सकते हैं कि सोशल इवोल्यूशन का थ्योरी देकर उस चीज़ को काफ़ी एम्फेसाइज डाला। ठीक है, तीसरी जो है फ्रांज बोआज, क्या है, फ्रांज बोआज। तो फ्रांज बोआज फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है इनको। कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म दिया उन्होंने और कहा कि हर कल्चर को अपने कंटेक्स्ट में समझना चाहिए, कोई सुपेरियर इन्फेरियर नहीं होता है। तो फ्रांज बोआज को इसका स्टेटमेंट याद रखिएगा। फिर जो है मेलिनोविस्की है, क्या है, मेलिनोविस्की। तो मेलिनोविस्की ने कहा, इसको कहा जाता है फादर ऑफ फील्ड वर्क। ठीक है, मेलिनोविस्की को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ फील्ड वर्क कहा जाता है। फंक्शनलिज्म का सपोर्टर रहे हैं ये इन्होंने। ठीक है, फिर क्लॉड लेविस स्ट्रॉस, क्या है, क्लॉड लेविस स्ट्रॉस। तो क्लॉड लेविस स्ट्रॉस ने स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर रहे हैं और मिथ्स एंड किनशिप को डीप स्टडी किया है इन्होंने, समझे। तो ये सब जितने भी थिंकर्स हैं इनके जो कंट्रीब्यूशन है यूपीएससी मेंस में एग्जाम्पल के साथ आपको पेश करना है, तब जाके आपको एक अच्छा नंबर मिलने की चांस पॉसिबिलिटी बनता है, समझे। अब बात करेंगे रिसर्च मेथड इन एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, रिसर्च मेथड इन एंथ्रोपोलॉजी। अब समझिएगा रिसर्च मेथड इन एंथ्रोपोलॉजी। तो देखिए अब बात करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं एक्चुअली कैसे डाटा कलेक्ट करते हैं, और ये पार्ट जो है आपको उसी चीज़ पर मैं उसको हाईलाइट करूँगा। तो जैसे अगर बात करूँ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की, किसकी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जिसके अंदर हम बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट खुद उस कम्युनिटी में रहता है, उनके डेली एक्टिविटी को परखता है। ठीक है, और उसमें भाग लेकर उस चीज़ को समझता है। ठीक है, जैसे मेलिनोविस्की ट्रोबिरियन आइलैंड में क्रिकेट गेम्स ऑब्जर्व करते थे और समझते थे कि ये एक रिचुअल्स है जो कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है। क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है। इंटरव्यू मेथड, ये तो हो गया पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। दूसरा जो है, दूसरा आपका इंटरव्यू मेथड, आप लोगों से बात करके उसके इंटरव्यू लेकर जो है चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात, जैसे इसमें स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं। इससे लोगों के बेनिफिट्स, कस्टम्स और प्रॉब्लम समझते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ है। तो कहने का मतलब जो है, जो स्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है और इनफॉर्मल इंटरव्यू के माध्यम से जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें इंटरव्यू कंडक्ट कराने होते हैं, समझे। और ये है, तो इससे क्या होगा, लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, कस्टम समझ में आता है और जो भी वहाँ की प्रॉब्लम्स है उस चीज़ को समझ के फिर उसको एड्रेस करने का मौका मिलता है। ठीक है, फिर जेन्योलॉजिकल मेथड होता है, क्या है, जेन्योलॉजिकल मेथड। तो जेन्योलॉजिकल मेथड में क्या करते हैं, किनशिप रिलेशंस बनाए जाते हैं। क्या है, किनशिप रिलेशन बनाए जाते हैं। क्यों, कौन किसका कजन है, कौन मेटेरियल अंकल है, मेटरनल अंकल है, ये सारी चीज़ जो है हमें पता रहता है। फिर ट्राइबल स्टडी में ये बहुत सारी चीज़ जो है यूज होता है, तो उनको समझना बेहद ज़रूरी है। फिर जो है लाइफ हिस्ट्री मेथड है, किसी एक इंडिविजुअल का पूरा लाइफ स्टोरी जो है रिकॉर्ड करते हैं, तो ताकि जो है हमें कल्चर चेंज जो है अंडरस्टैंड हो जाए और एक तरह से उसको हम समझ पाएँ, समझे। फिर जो है उसके बाद केस स्टडी होता है, केस स्टडी के माध्यम से हम चीज़ों को समझते हैं। क्या है, केस स्टडी, एक स्पेसिफिक इवेंट या सिचुएशन का डीप स्टडी करते हैं, जैसे लैंड एलिनेशन एमंग संथाल ट्राइब्स। फिर क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल्स होता है, जब लार्ज स्केल सर्वे करना हो तो क्या होता है, क्वेश्चनेयर यूज होता है, समझे। एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत लार्ज स्केल पर जो है सर्वे करना हो तो वहाँ पर क्वेश्चनेयर के थ्रू जो है ये चीज़ करते हैं।
फिर ऑडियो विजुअल टूल्स, फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके हम बहुत सारे चीज़ों को यूज करते हैं, यूज करते हैं, इन सब चीज़ों को यूज करके सारी चीज़ जानते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड वर्क की। तो देखिए, फील्ड वर्क के बिना एंथ्रोपोलॉजी अधूरा है। ठीक है, इससे हमें फर्स्ट हैंड डाटा मिल जाता है, कल्चरल इंसाइट डीप लेवल पर मिलते हैं और पॉलिसी बनाने में जो है हेल्प होती है। ठीक है, अब रेलेवेंस क्या है एंथ्रोपोलॉजी का इंडिया के लिए, तो समझिए रेलेवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, फॉर इंडिया समझिए इसको। रेलेवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी फॉर इंडिया। इंडिया एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट पैराडाइज है। यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ट्राइबल डाइवर्सिटी इंडिया में 700 प्लस शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। ठीक है, और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मिलेगा। तो पहली बात तो ट्राइबल डाइवर्सिटी है, दूसरी बात लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो 22 शेड्यूल लैंग्वेज जैसे 1000 प्लस डायलेक्ट्स होते हैं, है ना। और रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है। क्या है? रिलीजियस डाइवर्सिटी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज़्म, ट्राइबल रिलीजन, ये सारे हैं। एंथ्रोपोलॉजी का डायरेक्ट रोल क्या है समझिए। जो ट्राइबल डेवलपमेंट है, जैसे पेशा एक्ट 1996, FRA 2006 में एंथ्रोपोलॉजिकल इनपुट है। पब्लिक पॉलिसी, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स जैसे पोषण अभियान है, डिजाइन करते वक्त जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का सर्वे यूज हम कर लेते हैं। फिर नेशनल इंटीग्रेशन, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग से कम्युनल हार्मोनी प्रमोट होते हैं। क्या होते हैं? नेशनल इंटीग्रेशन यानी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग से कम्युनल हार्मोनी प्रमोट होता है। क्लियर है? ये सारी चीज़ है। अब देखिए एंथ्रोपोलॉजी और उसका किस टाइप से यूपीएससी के पर्पस से हम प्रिपेयर करेंगे, इस चीज़ को समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो एंथ्रोपोलॉजिकल ऑप्शनल काफ़ी पॉपुलर और स्कोरिंग है, अगर आप इसको दिल से चाह लिए तो। ठीक है, क्योंकि देखिए सिलेबस जो है ना, इसके सिलेबस बिल्कुल कॉन्साइज है, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स है, जिसमें फैक्ट बेस्ड भी और सारी चीज़ें हैं समझने की। और केस स्टडी आप आंसर्स में लिख के आंसर्स को इनरिच बना सकते हैं। और जीएस पेपर में भी हेल्प करता है, ट्राइबल इशूज और इथिक्स केस स्टडी, एस्से वगैरह में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी आप इंटरेस्टिंग है, साथ में स्कोरिंग है और कंसाइज है। तो एंथ्रोपोलॉजी एक यूनिक सब्जेक्ट है जो ह्यूमंस को क्या करता है, टोटलिटी में समझने की कोशिश करता है। और आज के टाइम में जब वर्ल्ड में कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, एंथ्रोपोलॉजी हमें ये सिखाता है कि टॉलरेंस, रेस्पेक्ट और डाइवर्सिटी का वैल्यू कैसे करें। समझे? ये सारी चीज़ है। तो यूपीएससी मेंस में भी अगर एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपको होलिस्टिक आंसर्स लिखना चाहिए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का कनेक्शंस करके, थिंकर्स का रेफरेंस देकर और करंट अफेयर्स को लिंक करके, जैसे ट्राइबल पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज, फोरेंसिक यूज, इन सब चीज़ को यूज करके आपको जो है आंसर लिखना है। राइट, ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है, तो इस तरीके से आपको मैंने जैसे समझाया है वैसे ही आपको समझना है और उसको एनालिसिस करना है। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है। ठीक है, ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, इसको आपको बिल्कुल पता रहना चाहिए। अब देखिए, एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक साइंस है और इसके अंदर जो है कई सब सब्जेक्ट्स, कई ब्रांचेज है जो क्या करता है, ह्यूमंस को अलग अलग पर्सपेक्टिव से स्टडी करके करता है एक तरह से। ठीक है, और ये ब्रांचेज जो है मिलकर ह्यूमंस का टोटल पिक्चर्स बनाती है। यहाँ पर यूपीएससी मेंस की अगर बात करें तो बहुत सारे इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है उसके ब्रांच से रिलेटेड। ठीक है, जैसे पूछ देगा कि डिस्कस द ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से आ जाएगा, तो आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क करना आना चाहिए
और उस हिसाब से आपको एक अच्छा आंसर लिखने आना चाहिए, वो भी एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए हम बात करेंगे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की, जिसमें बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी जिसे हम कहते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांच है आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसे बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं, समझे। ये ब्रांच जो है ह्यूमन्स को बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को जो है स्टडी करता है, यानी कि ह्यूमन का शरीर, इवोल्यूशन, वेरिएशन, जेनेटिक्स, डिजीज और इन्वायरमेंट के साथ जो है एडेप्टेशन। अब यहाँ देखिए मेन एरियाज क्या है स्टडी का। यहाँ पर मेन एरियाज आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक क्या कहते हैं बड़ा काम है ह्यूमन इवोल्यूशन को ट्रेस करना, समझे। जैसे कैसे हम ऑस्ट्रलोपिथेकस से जो है होमो सेपियंस तक जो है बने हैं। तो जो एक तरह से कह सकते हैं ये जो इवोल्यूशन हुआ उसको ट्रेस करने का जो है एक रास्ता है ना। फॉसिल एविडेंस, लिसी, जावा मैन, नियंडरथल्स का स्टडी इस ब्रांच में हम देखेंगे, ठीक है। फिर उसको हम करंट से भी लिंक करेंगे। जैसे आपने याद किया, आपको पता होगा 2023 में इथोपिया में जो है एक नए फॉसिल एविडेंस मिले थे, जो अर्ली होमो स्पेसिस का जो है मतलब उसके बारे में जो है एक नया क्लूज देता था, ठीक है। ये यूपीएससी के पॉइंट से जो है आपको इम्पोर्टेंट बन जाता। क्यों? क्योंकि अगर इस चीज़ को अगर आंसर में मेंशन करते हैं तो आपको इसका एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे ह्यूमन जेनेटिक्स की। तो देखिए जो ह्यूमन जेनेटिक्स है, क्या है, ह्यूमन जेनेटिक्स है, समझे। तो जेनेटिक्स का यूज करके हम ट्रेट्स स्टडी होते हैं, ठीक है। क्या होता है? ट्रेट्स का स्टडी होता है, जिससे जैसे ब्लड ग्रुप्स, डिस्ट्रीब्यूशन, जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, इन सारी चीज़ की जो है हम स्टडी करेंगे। दैट इज द ह्यूमन जेनेटिक्स, ठीक है। और जेनेटिक काउंसलिंग जो होता है, काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग और डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी का एक पार्ट है। और जैसे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट आपने नाम सुना होगा 2020 में ये चीज़ जो है लॉन्च हुआ था, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है। इंडिया का अपना रेफरेंस जीनोम तैयार किया जा रहा है, जिससे क्या कहते हैं पर्सनलाइज मेडिसिन पॉसिबल हो सके, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब ह्यूमन वेरिएशन की जहाँ तक बात है, ह्यूमन वेरिएशन की, तो देखिए ह्यूमन वेरिएशन के अंदर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में रेस और पॉपुलेशन वेरिएशन स्टडी होती है। जैसे मान चलिए स्किन कलर है, ठीक है, जैसे मेलानिन लेवल होता है ना, हर हेयर फॉर्म होता है, बॉडी बिल्ड होता है, ये सब जो है क्लाइमेट और नेचुरल सिलेक्शन से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अब एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, रेस को अब बायोलॉजिकल कैटेगरी के रूप में जो है नहीं देखा जा रहा है, समझे। रेस को बायोलॉजिकल कैटेगरी से हटाकर देखा जा रहा है, बल्कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो है अप्रोच लिया जाता है। मतलब जैसे यूनेस्को स्टेटमेंट ऑन रेस 1950 के हिसाब से। अगर प्राइमेटोलॉजी की बात करें तो प्राइमेटोलॉजी में जो है मंकी, एप्स और ह्यूमंस के बिहेवियर और बायोलॉजी कंपेयर करते हैं। इससे इससे क्या होता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन और बिहेवियर समझने में काफ़ी हेल्प मिल जाता है। और जैसे कि जेन गुडॉल का चिंपांजीज स्टडी, इससे ये पता चल रहा है कि उन्होंने ये दिखाया, ये इंडिकेट किया कि चिम्स जो होते हैं, चिम्स भी टूल्स यूज करता है। ये फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की अगर बात करें तो ये ब्रांच क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में काम करता है। स्केलेटन रिमेन्स से एज, ठीक है, सेक्स, टाइम ऑफ डेथ आइडेंटिफाई करते हैं, समझे। फिर डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन, ट्रेन एक्सीडेंट्स, प्लेन क्रैश में जो है प्लेन क्रैश में भी यूज होता है, क्लियर है। अब 2024 में है ना बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट में जो है फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का यूज हुआ अनआइडेंटिफाइड विक्टिम्स का डीएनए मैच करने के लिए, समझे। ये चीज़ें हैं। अब यहाँ समझिए जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का मेंशंस करते वक्त जो है एग्जाम्पल लिखना ज़रूरी है। जैसे जीनोम
प्रोजेक्ट, डीएनए प्रोफाइलिंग टेस्ट, ठीक है, और क्या कहते हैं, या क्लाइमेट एडेप्टेशन स्टडी, इन सब में। फिर सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है ये ब्रांच ह्यूमंस के सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स का स्टडी करती है। ये यूपीएससी मेंस में जो है बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट जीएस पेपर 1 में भी यूज होता है, समझे, ये चीज़ है। उसके बाद सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन सोसाइटी, कल्चर, इंस्टीट्यूशंस, कस्टम्स, बिलीफ्स और प्रैक्टिस का साइंटिफिक स्टडी जो है आपका सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को इंडिकेट करता है। और इसमें मेन एरिया क्या है, कल्चर। कल्चर का मतलब है शेयर्ड वे ऑफ लाइफ, ठीक है, जो भी शेयर्ड वे ऑफ लाइफ होता है उसमें बिलीफ सिस्टम भी आ जाता है, वैल्यूज आता है, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, सारे चीज़ इंक्लूड होते हैं, तो उसको हम कल्चर कहेंगे, ठीक है। अब ई.बी. टायलर ने कल्चर का डेफिनेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि कल्चर जो है, कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ्स, आर्ट, मॉरल्स, लॉ, कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटी एक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, समझे। इंडिया में नमस्ते जो है एक कल्चरल प्रैक्टिस है जो रिस्पेक्ट दिखाता है, समझे। तो ऐसे ही जो हर सोसाइटी के अंदर कुछ न कुछ टर्म्स को, कुछ न कुछ कल्चर्स होते हैं, है ना, जो वहाँ के प्रैक्टिस को इंडिकेट कर रहा है कि किस तरीके से कल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। फिर सोशल इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो फैमिली जो होता है न्यूक्लियर और जॉइंट एक्सटेंडेड फैमिली का होता है, ठीक है। मैरिज फॉर्म्स जो है अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मोनोगेमी, पॉलीगेमी, रूल्स, एक्सोगेमी, इंडोगेमी। फिर किनशिप जो है कौन कौन किसका रिलेटिव्स है, डिसेंट रूल्स जो होता है, फिर इसमें मैट्रिलिनियर, पैट्रिलिनियर ये होता है, समझे। अब देखिए कुछ टाइम पहले जो है एक करंट न्यूज़ में आया था सेम सेक्स मैरिज डिबेट, ठीक है। अब तो इंडिया में जो है ये चल रही है, ये भी सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है, क्योंकि ये मैरिज इंस्टीट्यूशन को क्या करता है, रीडिफाइन करता है, क्या करता है, रीडिफाइन करता है, ये चीज़ें। उसके बाद जो है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की अगर बात करें, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की अगर बात करें तो प्रिमिटिव इकोनॉमी, बार्टर सिस्टम, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का स्टडी होता है। अब यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के इम्पैक्ट को भी देखा जाता रहा है, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी पर। फिर हम देखेंगे नर्मदा डैम प्रोजेक्ट से ट्राइबल इकोनॉमी का डिस्प्लेसमेंट हुआ एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या किया, रिहेबिलिटेशन प्लान सजेस्ट किए हैं, ये है। तो फिर जो है पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी की अगर बात करें तो ट्राइब में जो है, ट्राइब में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है ना, चिफडम्स, विलेज काउंसिल, ये सारी चीज़ें। फिर लॉ एंड जस्टिस का इनफॉर्मल सिस्टम का हम स्टडी करते हैं एक एक करके। फिर जो है नागालैंड में आपने देखा होगा जो विलेज काउंसिल सिस्टम जो है अभी भी काफ़ी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी का मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है। वैसे ही जो है रिलीजन एंड मैजिक, क्या है, रिलीजन एंड मैजिक है, रिचुअल्स, टोटेम्स, मीथ्स का स्टडी होता है। ये समझने में हेल्प करता है कि रिलीजन का क्या फंक्शंस है सोसाइटी में, है ना। फिर डरखेम ने बोला कि रिलीजन सोसाइटी का ग्लू है, क्या है, ग्लू है जो सॉलिडारिटी बनाता है, क्या करता है, सॉलिडारिटी बनाता है। और देखिए सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में आप ट्राइबल पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल जैसे पेशा एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है, जैसा कंटेंट जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। फिर जो है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की अगर बात करें तो ये ब्रांच ह्यूमन पास्ट को क्या करता है, स्टडी करता है थ्रू मटेरियल रिमेन्स, समझे, ये चीज़ें हैं। आप देखिए यहाँ पर जो है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को क्या है, एक प्री हिस्ट्री का स्टडी भी बोलते हैं, जहाँ लिखित रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं, क्या होते हैं, लिखित रिकॉर्ड नहीं होते हैं, वहाँ टूल्स, बोन्स, पोट्री के थ्रू जो है हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है एरिया क्या क्या है तो समझिए इसको, प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी है, जिसमें हम स्टोन एज, है ना, पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक का स्टडी करते हैं। टूल्स का टाइपोलॉजी समझना और ये इंडिकेट करना कि कौन सी साइट किस पीरियड की है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना ज़रूरी है। भीमबेटका केव्स मध्य प्रदेश में जो है रॉक पेंटिंग्स का
रॉक पेंटिंग्स स्टोन एज का जो है टाइम की है, समझे। फिर जो है प्रोटो हिस्ट्रिक आर्कियोलॉजी, अर्ली सिविलाइजेशन जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्टडी। फिर अर्बन प्लानिंग, सेल्स, पोर्ट्री, ट्रेड नेटवर्क, सब जो है एनालिसिस इसमें करते हैं, ठीक है। अब देखिए राखी गढ़ी एक्सकावेशन हुआ था हरियाणा के अंदर, इसमें जो है डीएनए स्टडी चल रही है। ये बताएगा कि हड़प्पन का जेनेटिक्स लीनिएज क्या था, समझे। तो ये चीज़ें हैं। फिर इथनोग्राफी, इथनो आर्कियोलॉजी है। इथनो आर्कियोलॉजी में जो है हम करेंट ट्राइबल कम्युनिटी के टूल्स और लाइफ स्टाइल्स स्टडी करके प्री हिस्टोरिक लाइफ्स को समझने की कोशिश करते हैं, समझे। जैसे मान के चलिए क्या है अंडमानीज है, अंडमानीज ट्राइब्स का जो है हंटिंग टूल्स स्टडी करके एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या किया, समझा कि स्टोन एज जो है टूल्स का यूज़ कैसे होता होगा, समझे। ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर आप यूपीएससी से कैसे इसको रेलेवेंस शो कर सकते हैं। तो देखिए आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी जो है हर साल न्यूज़ में होता है, आपको उनके एग्जाम्पल्स याद रखने चाहिए। जैसे किजहादी एक्सकावेशन तमिलनाडु के अंदर हुआ है। तो ऐसे ही आपको हर चीज़ जो है याद रखने हैं, ठीक है। ओवरऑल हमने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी जो हमने देखा है, क्लियर है। अब जो है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी की हम बात करेंगे, ठीक है। किसकी? लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। अब समझिए लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो है हम ऐसे जो लैंग्वेज को लेकर है, ठीक है, क्या है, लैंग्वेज को लेकर, और इस चीज़ की स्टडी जब करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड लिंग्विस्टिक क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है ह्यूमंस के लैंग्वेज और कम्युनिकेशन सिस्टम का स्टडी है। क्या है? लैंग्वेज और कम्युनिकेशन सिस्टम का स्टडी है। ये देखता है कि लैंग्वेज कैसे ओरिजिनेट हुई है, कैसे डेवलप हुई है और कैसे कल्चर्स को शेप करती है, समझे। ये चीज़ें हैं। और इसमें मेन एरिया क्या है, अगर मेन एरियाज की बात करें तो आपको देखेंगे लैंग्वेज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। क्या है? लैंग्वेज का ओरिजिन क्या है, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करते हैं कि ह्यूमन स्पीच कब डेवलप हुआ है। स्पीच के लिए ब्रेन का डेवलपमेंट और वोकल कॉर्ड का स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये सब फॉसिल और प्राइमेट स्टडी से समझा जा सकता है, क्लियर है। ये चीज़ है, इसकी स्टडी हम यहाँ देखेंगे। फिर दूसरा हम बात करें लैंग्वेज एंड कल्चर की। कल्चर रिलेशन क्या है, लैंग्वेज एंड कल्चर रिलेशन, समझे। अब देखिए जो लैंग्वेज एंड कल्चर रिलेशन है, सापिर-वोर्फ हाइपोथेसिस ये के हिसाब से ये कहा जाता है कि लैंग्वेज हमारी सोच को क्या करता, शेप करती है ना। जैसे एस्किमोज के पास स्नो के लिए 20+ अलग वर्ड्स होते हैं, इसका मतलब है उनके लिए स्नो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। क्या है? काफ़ी सिग्निफिकेंट है। उसी टाइप से अगर हम बात करें लैंग्वेज फैमिली एंड डायलेक्ट्स की, तो लैंग्वेज फैमिली एंड डायलेक्ट्स, तो देखिए यहाँ समझिए एंड डायलेक्ट्स, तो इसको समझिए लैंग्वेज फैमिली एंड डायलेक्ट्स। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में लैंग्वेज क्लासिफिकेशन होती है। जैसे इंडिया में इंडो आर्यन, द्रविडियन, तिब्बतो बर्मन, ऑस्ट्रो आसियाटिक फैमिली ये है, तो इस चीज़ को समझना। फिर इंडेंजर्ड लैंग्वेज भी है। क्या है? इंडेंजर्ड लैंग्वेज भी है। अब देखिए यूनेस्को ने बोला है कि इंडिया में 200+ लैंग्वेज इंडेंजर्ड है। कितने? 200+ जो है लैंग्वेज ऐसे है इंडेंजर्ड है, खतरे में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है इनको क्या करता है, डॉक्यूमेंट करते हैं, है ना, ताकि जो है ये एक्सटिंक्ट ना हो, समझे। ये चीज़ है। फिर जो है अब 2025 में भी एक केस आया था, ठीक है, जिसमें 2025 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, भाषा संवर्धन अभियान चलाया था, और इस चीज़ को किया, और लॉन्च करने के बाद जो है जो भी इंडेंजर्ड लैंग्वेज को उसको रिवाइव करने के लिए कहा गया है, ठीक है। ये डायरेक्ट एग्जांपल है, और आपको क्या कहते हैं इसको ज़रूर अपने आंसर में
मेंशन करना है अगर इससे रिलेटेड कुछ चीज़ आती है तो, ठीक है। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का अप्लाइड कह सकते एस्पेक्ट है, ठीक है। अगर अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो देखिए अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या हो गया, आपने जो अभी तक पढ़ा है ना उसको अप्लाई करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी वो ब्रांच है जो एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज को रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज करती है। इसका काम है थ्योरी को प्रैक्टिस में लाना, ठीक है ना। ये है, इसमें क्या क्या मेजर ब्रांच है या एरियाज है। एरियाज की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहली बात अगर बात करें ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट गवर्नमेंट के लिए जो है सर्वे करते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं ताकि जो है ट्राइबल कल्चर्स को हार्म ना हो, समझे। जैसे FRA 2006 एक्ट आया था, पेशा एक्ट में एंथ्रोपोलॉजिस्ट का इनपुट जो है इम्पोर्टेंट था, समझे। वैसे ही जो है पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंदर तो न्यूट्रिशन का पैटर्न समझने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कि किस तरह में किस ट्राइब में डाइटरी हैबिट्स क्या है, समझे। जैसे पोषण अभियान में जो है एंथ्रोपोलॉजिकल डाटा यूज हुआ है, समझे। ऐसे अर्बन प्रॉब्लम्स होते हैं, स्लम्स स्टडीज, माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग एडिक्शंस, एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसमें सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं। फिर जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर बात करें, किसमें, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखिए फ्लड है, अर्थक्वेक्स के बाद जो है रिहैबिलिटेशन में एंथ्रोपोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं कि रिलीफ कल्चरली क्या हो, अप्रोप्रिएट हो। जैसे 2018 में केरला फ्लड्स के बाद जो है ट्राइबल रिहैबिलिटेशन में जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या किया, इन्वॉल्व थे और इन्वॉल्व होकर उन्हें सपोर्ट किया था, ठीक है। वैसे ही कॉरपोरेट एंड बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी होता है जिसमें कि मार्केट रिसर्च में एंथ्रोपोलॉजिस्ट का यूज होता है कंज्यूमर बिहेवियर समझने के लिए। जैसे ई कॉमर्स कंपनी रूरल इंडिया के प्रोडक्ट डिजाइन करते वक्त जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का डाटा यूज करता है, समझे। ये चीज़ें हैं। फिर जो है मेंस के पॉइंट से जो है आप एग्जांपल को इंक्लूड कर सकते हैं। मान के चलिए अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि डिस्कस द रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन ट्राइबल डेवलपमेंट, तो यहाँ पर जो है FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, PBT डेवलपमेंट स्कीम्स, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट 2022 का मेंशन जरूर से करिएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। फिर जो है इमर्जिंग और मॉडर्न इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच की अगर बात करें तो 21st सेंचुरी में एंथ्रोपोलॉजी में नए सब ब्रांच डेवलप हुए हैं जो UPSC के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी रिलेवेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करेंगे मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी की। तो देखिए मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है ह्यूमन हेल्थ, डिजीज और हेल्थ केयर सिस्टम का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करता है। जैसे कोविड-19 वैक्सीन हेजिटेंसी को समझने में जो है मेडिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है काम कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि मिस इन्फॉर्मेशन और लोकल बिलीव्स का क्या इम्पैक्ट है ना, ये चीज़ है। अब देखिए इन्वायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी की अगर बात करें तो ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस का स्टडी करता है। एग्जाम्पल अगर देख सकते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है ट्राइबल माइग्रेशन पैटर्न चेंज हो जा रहा है और इसके डॉक्यूमेंट्स जो है डॉक्यूमेंट किया जा रहा है, क्लियर है, ये चीज़ें हैं। और इसको आप करेंट से भी लिंक करके देख सकते हो। जैसे IPCC रिपोर्ट्स में भी इंडिजिनस नॉलेज का मेंशंस होता है क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए। किसके लिए, क्लाइमेट एडेप्टेशंस के लिए। ये चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है। अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की अगर बात करें, ठीक है, तो देखिए जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट समझना काफ़ी ज़रूरी है। और ये चीज़ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है वो सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट समझाता भी है, क्लियर है। जैसे लार्ज डैम प्रोजेक्ट से डिस्प्लेसमेंट का स्टडी करके एंथ्रोपोलॉजी सजेस्ट करता है कि कैसे रिहैबिलिटेशन करना चाहिए, समझे। फिर डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी है। अब देखिए आज के डेट में क्या है, डिजिटली चीज़ें चल रही है,
तो डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी की अगर बात करो तो देखिए क्या होता, समझिए इसको। इंटरनेट और सोशल मीडिया का ह्यूमन बिहेवियर, देखिए जो आज इंटरनेट का यूज कर रहे हैं और सोशल मीडिया का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, तो उसका सोशल मीडिया का ह्यूमन बिहेवियर पर क्या इम्पैक्ट है, इसका स्टडी होता है आपका डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। जैसे ऑनलाइन कम्युनिटी है, क्या है ऑनलाइन कम्युनिटी, मेम्स कल्चर, डिजिटल आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें हैं, तो सब जो है डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको करेंट से कैसे लिंक कर सकते हैं, तो देखिए एआई और चैट जीपीटी के ह्यूमन कम्युनिकेशंस पर जो है इम्पैक्ट का स्टडी भी डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है, समझे, ये चीज़ें हैं। और अगर बिजनेस की बात करें, ठीक है, किसकी, बिजनेस या कॉरपोरेट एंथ्रोपोलॉजी होता है, क्या है कॉरपोरेट एंथ्रोपोलॉजी। तो देखिए बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी या फिर कॉरपोरेट एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कल्चर, एम्प्लॉय बिहेवियर का स्टडी होता है, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कल्चर, एम्प्लॉय बिहेवियर का स्टडी होता है। जैसे एमएनसी जब इंडिया में एंट्री होता है या फिर एंटर होती है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट उन्हें क्या करता है, एडवाइस करता है कि कैसे अपने प्रोडक्ट्स और कंपनी को कल्चरली फिट बनाएं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर समझिएगा इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग ऑल ब्रांचेज टुगेदर, होलिस्टिक व्यू जो है ज़रूरी है। एंथ्रोपोलॉजी का एक बड़ा स्ट्रेंथ है होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, फिजिकल, कल्चरल और आर्कियोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, अप्लाइड, मॉडर्न ब्रांचेज को इंटीग्रेट करके हम कंप्लीट ह्यूमन पिक्चर समझ सकते हैं। जैसे अगर किसी ट्राइब का स्टडी करते हो तो क्या होता है कि उनको अपना आपको जो है उनका बॉडी टाइप, फिजिकल मतलब लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, रिचुअल मतलब सोशियो कल्चरल, हिस्ट्री मतलब आर्कियोलॉजी और उनके करेंट प्रॉब्लम्स अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, सब देखना पड़ेगा, क्लियर है, तब जाके उसकी होलिस्टिक स्टडी कर पाएंगे, समझे। अब देखिए यूपीएससी मेंस जो है आपको आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी होना ज़रूरी है। तो देखिए जब भी आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए हमारा सजेशन यही है किस टाइप से लिखना है। जैसे पहले तो इंट्रो लिखिए, इंट्रोडक्शन। अब देखिए इंट्रोडक्शन में स्टार्ट विद डेफिनेशन, मान के चलिए कोई टर्म्स है तो उसको डिफाइन कीजिए। जैसे मान लीजिए एंथ्रोपोलॉजी टर्म आ गया, एंथ्रोपोलॉजी को क्या कीजिए आप डिफाइन कीजिए, साइंस ऑफ मैन, होलिस्टिक स्टडी, इस टाइप से, ठीक है, मतलब एक तरह से मोटा मोटी उसको डिफाइन करके शॉर्ट में जो है लिखना है। फिर जो है आप आ जाइए इंट्रोडक्शन के बाद जो है आपका बॉडी पर आ जाइए। तो बॉडी के अंदर जो है आप बात करेंगे जो भी सिस्टमेटिकली अलग अलग ब्रांचेज है, 4 या 5 ब्रांचेज है और साथ में अप्लाइड और मॉडर्न ब्रांचेज है, उसको लिखना है। और हर एक में जो है 2-3 करेंट एग्जांपल्स जो है सेट करना है, ठीक है, ताकि जो है आपका आंसर इफेक्टिव हो और डायग्राम हो सके, ठीक है। तीसरी बात जो है डायग्राम हो सके तो उसमें ज़रूर से मेंशन कीजिए, यूज कीजिए, क्योंकि डायग्राम से ना एक सिंपल फ्लो चार्ट या माइंड मैप बनने से क्या होता है, ब्रांचेज को एक मतलब होता है ट्री के फॉर्म में जब दिखा देते हैं तो वो जो है ना बिल्कुल अट्रैक्टिव लगता है, क्या लगता है, बिल्कुल अट्रैक्टिव लगता है और आंसर जो है काफ़ी इफेक्टिव दिखने लग जाता है, क्लियर है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद कंक्लूजन, ये सारी चीज़ के बाद जो है आपको कंक्लूजन पे आना है। और कंक्लूजन में क्या करना है, कंक्लूजन में होलिस्टिक अप्रोच, ठीक है, जो होलिस्टिक इम्पोर्टेंस है उसको लिखना है, कैसे एंथ्रोपोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है रह सकता है और एक ट्राइबल वेलफेयर पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है, ये सारे चीज़ जो है आपको कंक्लूड करना है, ठीक है। तो इस टाइप से जो आपको आंसर्स भी लिखने हैं। तो ओवरऑल ये है कि एंथ्रोपोलॉजी का ब्रांच जो है हमने समझाया है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि यूपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और जा सकता है। एंथ्रोपोलॉजी का कंट्रीब्यूशन पब्लिक पॉलिसी में क्या है या कैसे आप ट्राइबल डेवलपमेंट में एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज यूज करेंगे, इन सब का जो है इम्पोर्टेंस है, ठीक है। आज के एरा में जो है जब क्लाइमेट क्राइसिस, पेंडेमिक, टेक्नोलॉजी डिसरप्शंस हो रहे हैं,
तो एंथ्रोपोलॉजी हमें बताता है कि कैसे ह्यूमंस अडेप्ट करते हैं और कैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्लान किया जाए। समझे? तो ये चीज़ें हैं, समझ में आया? चलिए अब बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी, इसका रिलेशन जो है अदर डिसिप्लिन के साथ क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात हम बात करेंगे ठीक है, पहली बात हम बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, तो देखिए रिलेशन जो है समझिए, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों ह्यूमन सोसाइटी क्या करता है, स्टडी करता है। ठीक है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी जो है अधिक होलिस्टिकली होता है, हिस्टोरिकल और फील्ड बेस्ड पर्सपेक्टिव से हम उसकी स्टडी करते हैं, जबकि सोशियोलॉजी ज़्यादा फॉर्मल और कंटेम्परेरी इंस्टीट्यूशंस पर जो है फोकस करता है। समझे? ये चीज़ें हैं। फिर अगर इसको हम बात करें, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी एक दूसरे के जो है बहुत करीबी रिश्तेदार कह सकते हैं, या फिर दोनों सब्जेक्ट में जो है एक कह सकते इंसानी समाज को समझना है ना, अगर एक तरीके से, मगर तरीका जो है अलग होता है। क्या होता है? तरीका जो है अलग होता है, लेकिन एक दूसरे काफ़ी करीब है। तो एंथ्रोपोलॉजी अक्सर जो है फील्ड वर्क और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से जो है, जैसे गांव, ट्राइबल्स या फिर रिमोट कम्युनिटी का डिटेल कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है समझाता है, जबकि सोशियोलॉजी ज़्यादातर जो है शहर, इंस्टीट्यूशन और क्वांटिटेटिव सर्वे के जरिए कंटेम्परेरी सोशल पैटर्न्स को मैप करता है। दोनों का कंबाइंड इस्तेमाल जो है पॉलिसी मेकिंग में जो है बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी लोकल कल्चरल नुआंसेस लाता है और सोशियोलॉजी मैक्रो लेवल ट्रेंड्स दिखाता है। क्या करता है? मैक्रो लेवल ट्रेंड्स दिखाता है। जैसे यूपीएससी में अगर आपको कंपेयर एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी अगर इस टाइप से पूछा जाए, तो आप ये दो पॉइंट्स कॉन्ट्रास्ट है ना, मतलब करना है। और ख़ास करके मेथड, जिसमें हम बात करेंगे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वर्सेस सर्वे, और दूसरा है फोकस, हॉलिस्टिक और लॉन्ग टर्म वर्सेस इंस्टीट्यूशनल कंटेम्परेरी। क्लियर सेंटेंस में जो आपको लिखना है। ठीक है, अब बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री के बीच। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री। तो समझिए, एंथ्रोपोलॉजी प्री हिस्ट्री और लिविंग ट्रेडिशंस को और हिस्ट्री लिखित रिकॉर्ड को जो है क्या करता है, दोनों मिलके पास्ट को मल्टी डायमेंशनल रूप में जो है दिखाता है। ठीक है, अब एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जब हिस्ट्री लिखित यानी रिटन डॉक्यूमेंट्स और क्रोनोलॉजिकल से क्या है, गुजरा हुआ समय बताता है, इंडिकेट करता है, तब जो है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी यानी कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और इथनो हिस्टोरिक अप्रोच में जो है उन पीरियड्स को मटेरियल रिमेंस और ओरल ट्रेडिशंस को क्या करता है, जोड़कर एक रिचर नैरेटिव्स तैयार करता है। इस कॉम्बिनेशन से जो है हम सिर्फ जो है क्या हुआ था नहीं है ना, बल्कि लोगों ने उसे उस समय कैसे किया, कैसे जिया, उनके रिचुअल्स क्या थे और उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, ये सब समझ पाते हैं। क्लियर है? और इसको हम एग्जांपल समझाते हैं और विद करेंट लिंक करके। ठीक है, इंडिया के मान चलिए हड़प्पन स्टडी में क्या होता है, आर्कियोलॉजी जो है और जो है एंथ्रोपोलॉजिकल जेनेटिक स्टडी करते हैं। जैसे जीनोम इंडिया का काम जो है क्या है कि का एक साथ जो है इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कि सिविलाइजेशन के जो पीपल है, उसके जो पीपल का मूवमेंट हो रहे हैं और एंसेस्ट्री के बारे में जो है नए इंसाइट मिल रहे हैं। तो उस चीज़ को आप ज़रूर से इस्तेमाल करिए। एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजी के बीच अगर बात करें, एंथ्रोपोलॉजी एंड बायोलॉजी के बीच तो क्या रिलेशन है समझिएगा।
तो देखिए यहाँ पर जेनेटिक बायोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हम बायोलॉजी और जेनेटिक्स, ठीक है। फिर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बायोलॉजिकल थ्योरी और जेनेटिक्स से जुड़ता है ताकि ह्यूमन इवोल्यूशन, वेरिएशन और हेल्थ रिलेटेड ट्रेट्स को समझा जा सके, ठीक है। फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी सीधा बायोलॉजी और कह सकते हैं जेनेटिक्स से जो है जुड़ी हुई है, क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन जो है स्केलेटन मॉर्फोलॉजी, डिजीज पैटर्न्स और जेनेटिक वेरिएशंस को समझने के लिए बायोलॉजिकल डाटा जरूरी होता है। और आज के जीनोमिक्स एरा में नेशनल प्रोजेक्ट्स जैसे जीनोम इंडिया से प्राप्त जेनेटिक डाटाबेस एंथ्रोपोलॉजिस्ट को पॉपुलेशन हिस्ट्री, डिजीज ससेप्टिबिलिटी और मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी के इंटरसेक्शंस को क्या करता है समझने में जो है मदद कर रहे हैं। इस तरह से जो है इंटरडिसिप्लिनरी काम पब्लिक हेल्थ और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन दोनों को क्या करता है इम्पैक्ट करता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ जो है यूपीएससी का जब आंसर में आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड मेडिकल एग्जाम्पल लाइक थैलासेमिया, डिस्ट्रीब्यूशन, कास्ट, ट्राइबल, जेनेटिक्स मार्कर्स दे सकते हो और जीनोम इंडिया जैसे रिसेंट प्रोजेक्ट मेंशन करके अपने आंसर्स करंट लिंक्ड बना सकते हैं। क्लियर है। एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी की बात करें तो आर्कियोलॉजी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि इसका जो रिलेशन है एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी में, तो समझिए इसको कि आर्कियोलॉजी मटेरियल रिमेन्स से पास्ट कंस्ट्रक्ट करता है और एंथ्रोपोलॉजी उसके सोशल कल्चरल इंटरप्रिटेशंस प्रोवाइड करता है। समझे। आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का रिलेशन बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि मटेरियल कल्चर जैसे टूल्स, पोट्री और मोनूमेंट्स को आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर करते हैं और एंथ्रोपोलॉजिस्ट उन मटेरियल से सोसाइटल प्रैक्टिस, सबसिस्टेंस पैटर्न्स और बिलीफ सिस्टम का इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। इथनो आर्कियोलॉजी का एक विशेष क्या है क्षेत्र है, इसी इंटरफेस पर बनाता है जहां आज के ट्राइबल प्रैक्टिस को देखकर प्री हिस्टोरिक लाइफ स्टाइल्स के मॉडल्स बनाए जाते हैं। ठीक है। जैसे जब क्या कहते राखी गढ़ी, मतलब जैसे जब राखी गढ़ी और खिजाड़ी क्या बोलते हैं खिजहाड़ी जैसे एक्सकावेशन चल रहे होते हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या करते हैं फाइंड उस चीज़ को, आर्कियोलॉजिस्ट के फाइंड को एंथ्रोपोलॉजिकल फ्रेमवर्क से है ना पढ़ने पर ही हम क्या समझ पाते हैं उस चीज़ को कि एंशियंट अर्बनिजम्स में लोगों का सोशल लाइफ कैसा था। इसलिए आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का कंबाइंड एनालिसिस बहुत पावरफुल होता है। ये एक्सकावेशंस रेगुलर न्यूज में रहता है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। लोकल एक्सकावेशंस का मेंशन एग्जाम में आंसर्स को स्ट्रेंथन करता है, ये चीज़ आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स। तो इसको हम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी लैंग्वेज को कल्चर और क्या कहते हैं थॉट से क्या कहता है जोड़ कर देखता है। लैंग्वेज स्टडीज से कल्चरल कैटेगरी और सोशल आइडेंटिटी समझ आती है। क्लियर है। अब देखिए लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी ये बताता है कि लैंग्वेज के बिना कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा अधूरा है, क्योंकि लैंग्वेज जो है लैंग्वेज ही मीनिंग्स, रिचुअल्स, ओरल हिस्ट्री और सोशल कैटेगरी को क्या करता है कैरी करती है। लैंग्वेज फैमिली स्टडी जैसे इंडो आर्यन, द्रविडियन, तिब्बतन, बर्मन और इंडेंजर्ड लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन से हम क्या करते हैं उसे कम्युनिटी की वर्ल्ड व्यू समझ सकते हैं। अगर गवर्नमेंट और रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडेंजर्ड लैंग्वेज को क्या करता है डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, तो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का एक ऑब्वियस एप्लीकेशन जो है हर कल्चर हेरिटेज को क्या करता है बचाने में हेल्प करता है। समझे। अब देखिए किसी क्वेश्चन में ट्रेडिशंस, आइडेंटिटी या नेशनलिज्म्स का क्या है एंगल आ जाए, तो लैंग्वेज पॉलिटिक्स ये होता है। लैंग्वेज पॉलिटिक्स यानी कि लिंग्विस्टिक सोविनिज्म्स लैंग्वेज पॉलिसी
को क्या करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस से जो है डिस्कस करना स्ट्रॉन्ग स्कोरिंग होता है, समझे। तो ये चीज़ ध्यान देना है। फिर एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी बिहेवियर को कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जो है देखता है, समझे, जबकि साइकोलॉजी इंडिविजुअल माइंड और बिहेवियर के इंटरनल प्रोसेस को स्टडी करता है, समझे। ये है तो एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी का मिलन जो है तब होता है जब क्या करते हैं, जब हम इंडिविजुअल बिहेवियर को समझने के लिए उसका कल्चरल बैकग्राउंड देखते हैं। इस वजह से जो है कल्चरल साइकोलॉजी या फिर साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो उद्गम हुआ है, जहाँ इमोशनल एक्सप्रेशंस, पर्सनालिटी फॉर्मेशंस और मेंटल हेल्थ को सोशल स्ट्रक्चर से लिंक किया जाता है। यानी कि एक व्यक्ति का डिप्रेशन या फिर कोपिंग मैकेनिज्म सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं होता है, बल्कि उसके सोशल मिलियू और फैमिली सपोर्ट्स और कल्चरल नॉर्म्स से भी घेरा होता है, समझे, जिसे एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी हाईलाइट करता है। अब देखिए इसको करंट सिनारियो से कैसे करंट सीन में जो है किस तरीके से ये रेलेवेंट है, उस चीज़ को समझिए। जैसे पब्लिक मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स चलाते हैं, और जो पब्लिक मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स के डिजाइन में कल्चरल फैक्टर्स कंसीडर करना ज़रूरी है, क्योंकि स्टिग्मा और हेल्प सीकिंग बिहेवियर कम्युनिटीज स्पेसिफिक होते हैं। ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के कोलैबोरेशन से ही सही पॉलिसी रिकमेंडेशंस दे सकता है। क्लियर है। अब ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी और मेडिसिन, ठीक है, पब्लिक हेल्थ मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ इस टाइप से। तो देखिए एंथ्रोपोलॉजी और मेडिसिन के बीच जो है अगर रिलेशन की बात करें तो मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस को कल्चरली सेंसिटिव और इफ़ेक्टिव बनाने में जो है हेल्प करता है। तो मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी तो कह सकते हैं जो हेल्थ इलनेस और हेल्थ केयर सिस्टम को कल्चर लेंस से समझता है। इसीलिए जब पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव चलती है तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोकल बिलीफ्स और ट्रस्ट नेटवर्क और मिस इन्फॉर्मेशंस के रूट को क्या कहता है मैप करके इंटरवेंशंस को इफेक्टिव बना सकता है। जैसे कोविड-19 में पेंडेमिक के दौरान जो है वैक्सीन हेजिटेंसी और एक्सेप्टेंस स्टडी ने ये शो किया है कि सोशल डिटर्मिनेंट्स और कल्चरल नैरेटिव्स को इग्नोर करना हेल्थ आउटकम्स को क्या करता है, ख़राब कर देता है, ठीक है। और इस फील्ड्स के रिसर्च से हेल्थ कैंपेन्स को क्या करते हैं, लोकलाइज करने में जो है हेल्प मिलता है, ठीक है। पॉलिसी एंगल, अगर यूपीएससी में जो है इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि पॉलिसी, अगर आप यूपीएससी में हेल्थ पॉलिसी या फिर एनआरएचएम पोषण टाइप क्वेश्चन अगर आ रहा है, ठीक है, या फिर आप लिख रहे हो, तो कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी और कम्युनिटी इंगेजमेंट जो है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी के इनपुट को क्या करता है, इंक्लूड करना आपके आंसर्स को एक्सेप्शनल बना देता है। तो आपके आंसर जब तक एक्सेप्शनल नहीं होगा तब तक आप एक्स्ट्रा मार्क्स फेच नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये सब चीज़ जो है ज़रूरी है। अब वही एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के बीच, या फिर लॉ की बात करें, पॉलिटिकल साइंस लॉ है ना। तो देखिए पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी और लीगल एंथ्रोपोलॉजी स्टेट पावर, राइट और कस्टमरी लॉ को समझाने में हेल्प करता है, जो पॉलिसी और गवर्नेंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है, पॉलिसी और गवर्नेंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस जो है एक दूसरे को क्या करता है, समर्थन देता है। जब हम पावर स्ट्रक्चर, लीडरशिप पैटर्न्स और गवर्नेंस को लोकल फॉर्म्स, एक तरह से कह सकते हो लोकल फॉर्म्स को समझते हैं, इसके अंडर विलेज पंचायत, ट्राइबल काउंसिल्स, आपका इनफॉर्मल जस्टिस सिस्टम्स और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस के ट्रेडिशंस मैकेनिज्म्स आते हैं। तो लीगल एंथ्रोपोलॉजी ये बताता है कि फॉर्मल लॉ और कस्टमरी लॉ कब और कहाँ कॉन्फ्लिक्ट करता है,
जो जैसे लैंड राइट्स होता है, लैंड राइट्स होता है, फॉरेस्ट राइट्स होता है, और ट्राइबल ऑटोनॉमी जैसे इशूज़ में डायरेक्टली क्या करता है, रिलेवेंट होता है। ये रीजंस है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006 जैसे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में जो है एंथ्रोपोलॉजिकल इनपुट्स ज़रूरी होता है। इम्प्लीमेंटेशन स्टडीज और क्रिटिक लिटरेचर भी क्या कहते हैं, इसकी कम्प्लेक्सिटी दिखाते हैं। क्लियर है, ये चीज़ें हैं। तो ओवरऑल ये है कि जैसे 5th और 6th शेड्यूल है, और पेशा और FRA जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड्स को डिस्कस करते हैं। उस वक्त जो है एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस और केस स्टडी को जोड़कर आंसर्स को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, और आपको जो है एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने की हाईली चांस बन जाता है। ठीक है, अब एंथ्रोपोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स के बीच क्या रिलेशन है? तो इकोनॉमी एंथ्रोपोलॉजी जो इकोनॉमी एंथ्रोपोलॉजी जो होता है माइक्रो लेवल इकोनॉमिक बिहेवियर और इनफॉर्मल इकोनॉमिक्स को अनकवर करता है, जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक मॉडल से क्या होता है, छूट जाते हैं। क्लियर है। अब देखिए इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी लोकल प्रोडक्शंस, एक्सचेंज सिस्टम्स, रेसिप्रोसिटी और सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजी को स्टडी करता है। इसीलिए जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आते हैं तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बताता है कि कैश ट्रांसफर्स, लैंड एक्विजिशंस या मार्केट इंटीग्रेशंस का लोकल इकोनॉमी पर क्या सोशल और कल्चरल इफेक्ट होंगे। यानी एक ट्राइबल कम्युनिटी का लिवलीहुड जब एक डैम प्रोजेक्ट से क्या होता अफेक्ट होता है, तो इकोनॉमिक मॉडल्स के साथ जो है इकोनॉमिक मॉडल के साथ साथ उन्हें उनके कल्चर टाइज को भी लैंड और रेसिप्रोसिटी नेटवर्क्स को समझना ज़रूरी होता है, वरना रिहैबिलिटेशंस फेल हो सकता है। क्या होता है? रिहैबिलिटेशन फेल हो सकता है। अगर कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स ट्राइबल एरिया में एस्टेब्लिश होता है, तो एंथ्रोपोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट, सोशल कोहेशंस, नॉन मॉनेटरी रिसोर्सेस एक्सेस और जेंडर डिविजन्स ऑफ लेबर को भी क्या करता मेजर करेगा। ये चीज़ जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में जो है छूट जाती है। क्लियर है। अब बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी एंड ज्योग्राफी के बीच, एनवायरनमेंट साइंस, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस। ठीक है। अब देखिए ह्यूमन इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी, इन्वायरमेंट ह्यूमन इंटरेक्शंस को समझने में जो है ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल साइंस का डाटा के साथ जो है जुड़ते हैं। अब देखिए इन्वायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन ज्योग्राफी नेचुरल रिसोर्सेज के यूज, माइग्रेशंस ड्यू टू क्लाइमेट स्ट्रेस और इंडिजिनस इकोलॉजिकल नॉलेज को स्टडी करते हैं। IPCC जैसे ग्लोबल रिपोर्ट्स ने भी क्या किया, इंडिजिनस नॉलेज को क्लाइमेट एडेप्टेशंस को कंटेक्स्ट में कॉम्प्लीमेंटिंग साइंटिफिक एविडेंस बताया है। ठीक है, जो ये शो करता है, ये दिखाता है कि क्लाइमेट पॉलिसी बनाते वक्त जो है लोकल नॉलेज को इंक्लूड करना कितना ज़रूरी है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट फील्ड वर्क के थ्रू जो है लोकल एडेप्टेशंस स्ट्रेटजी और सीजनल कैलेंडर समझ कर पॉलिसी को रोबस्ट बना सकते हैं। ठीक है। अब देखिए क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटजी ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी को जो है डॉक्यूमेंट करना और उससे एविडेंस से पॉलिसी इनपुट देना एनवायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी का एक डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है। समझे। अब देखिए एंथ्रोपोलॉजी एंड मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडी मैनेजमेंट, बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी। अब समझिए बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी कंज्यूमर बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को क्या करता समझकर प्रोडक्ट डिजाइन और मार्केट स्ट्रेटजी को लोकलाइज करता है। समझे। बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी जो है, या फिर उसको कह लीजिए बिजनेस कह लीजिए या फिर कॉरपोरेट एंथ्रोपोलॉजी कह लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के कल्चर, बैकग्राउंड्स, कस्टमर बिहेवियर और वर्क प्लेस रिचुअल्स को स्टडी करके कंपनीज को एडवाइस करता है कि कैसे प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग कंपनी और HR
प्रैक्टिस को कल्चरली फिट बनाया जाए। रूरल मार्केटिंग का बूम जो है, रूरल मार्केटिंग का बूम है, उसमें एंथ्रोपोलॉजिकल इंसाइट से कंपनी को पता चलता है कि किस रीजन के लोग ऑनलाइन शॉपिंग क्यों प्रीफर करते हैं या नहीं। मतलब ये है कहाँ का लोग ऑनलाइन करते हैं, कहाँ के लोग ऑफलाइन करते हैं, तो उसके बिहेवियर जानना ज़रूरी है, उसके नेचर जानना ज़रूरी है, और उनके ट्रस्ट नेटवर्क्स कैसे काम करता है। इसीलिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट को कॉरपोरेट रिसर्च में इंक्रीजिंगली हायर किया जा रहा है, समझे। तो ये चीज़ है। उसके बाद जो है जैसे ई कॉमर्स होता है और FMCG कंपनी जब भारत के रिमोट एरियाज में एंट्री कर रही होती थी, ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिकल मार्केट स्टडीज उनको कंज्यूमर नीड्स को रियलिटी बेस्ड तरीके से समझा कर और उनको जो है ना वहाँ से लिंक किया, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ें हैं, तो आई होप ये सारी चीज़ जो है समझ में आया होगा। अब देखिए एक बार हमने क्या क्या समझाया है तुरंत जो है रिकैप कर देते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ डिफरेंसेस देखे हैं जो है ना, एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक साइंस है ह्यूमन बीइंग का या फिर मैन का, ठीक है, जिसमें कि हम बायोलॉजिकल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक और आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट को देखा। फिर उससे रिलेटेड मेथड, जो मेथड कॉन्ट्रास्ट, फील्ड बेस्ड पार्टिसिपेंट्स, ऑब्जर्वेशन, एंथ्रोपोलॉजी वर्सेस सर्वे इंस्टीट्यूशंस फोकस, सोशियोलॉजी। फिर पॉलिसी टाई इन्स, FRA, पेसा, जीनोम प्रोजेक्ट्स, climate adaptations and vaccines campaigns are all areas where anthropological provides क्या applied inputs, ठीक है। ये सारी चीज़ है आपको पार्ट क्या कहते हैं इसमें जो है आपको देखने को मिला है। क्लियर है। चलिए अब जो है हम बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी एंड एजुकेशन। एजुकेशन एंथ्रोपोलॉजी शिक्षा को कल्चरल प्रोसेस के रूप में दिखाता है और पॉलिसी डिजाइन को लोकल नीड्स के मुताबिक जो है बनाता है। क्लियर है। एजुकेशन एंथ्रोपोलॉजी मतलब ये बताता है कि स्कूल के सिलेबस और टीचिंग मेथड को कल्चर से मैच होना चाहिए, तो किस तरीके से, समझे। अगर सिलेबस लोकल लैंग्वेज और लोकल एग्जाम्पल्स में हो तो लर्निंग आउटकम्स बेटर होता है। इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना 2020 का फोकस था मदर टंग बेस्ड एजुकेशन हो, ठीक है। और ये एक एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का एग्जाम्पल है। ऐसे ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएगा। आपको कोरिलेट करना है। जब टीचिंग ट्रेनिंग में कल्चरल डाइवर्सिटी और ट्राइबल फोक नॉलेज सिस्टम को इंक्लूड किया जाता है तो ड्रॉप आउट रेट्स जो है कम होता है और इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट कर होती है। जैसे ट्राइबल एरियाज में आश्रम स्कूल के करिकुलम में लोकल फेस्टिवल्स और क्राफ्ट्स को इंक्लूड करने से जो है अटेंडेंस इम्प्रूव हुई है। ये एंथ्रोपोलॉजिकल इनपुट्स का डायरेक्ट बेनिफिट है, राइट। फिर जो है एंथ्रोपोलॉजी एंड डेमोग्राफी समझे। तो देखिए पॉपुलेशन एंथ्रोपोलॉजी डेमोग्राफिक डाटा को क्या करता है, सोशल, कल्चरल और बायोलॉजिकल डायमेंशन से इंटीग्रेट करता है, समझे। डेमोग्राफिक नंबर बताता है, बर्थ रेट, डेथ रेट, फर्टिलिटी रेट, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी और उन नंबर्स के नीचे, उन नंबर्स के पीछे का कल्चर कॉन्टेक्स्ट बताता है। जैसे कुछ कम्युनिटी में अर्ली मैरिज ट्रेडिशन से फर्टिलिटी रेट जो है हाई होता है, या माइग्रेशंस के पैटर्न से किनशिप सिस्टम में क्या होता है, बदलाव आता है। क्लियर है। ये चीज़ें हैं। तो अब देखिए सेंसस 2021 के अंदर जैसे पोस्टपोन होने के बावजूद NFHS 5 सर्वे से जो डाटा आया है उसका एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस दिखाता है कि वीमेन इन एम्पावरमेंट और फर्टिलिटी डिक्लाइन के बीच जो है डायरेक्ट रिलेशन है। ये चीज़ें जो है पॉलिसी
लाइक आप कह सकते हैं मिशन परिवार विकास। मिशन परिवार विकास को फाइन ट्यून करने में जो है हेल्प करता है एंथ्रोपोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी। फॉरेंसिक साइंस को हम क्रिमिनोलॉजी कहेंगे, समझे, जिसमें कि फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर उसको हमें पढ़ना पड़ता है। तो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में क्राइम इन्वेस्टिगेशन में जो है स्केलेटल रिमेन्स और बायोलॉजिकल एविडेंस को आइडेंटिफाई करने में जो है में मदद मिलता है। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, समझे, एक अप्लाइड ब्रांच है जो ह्यूमन स्केलेटन रिमेन्स की एज, सेक्स, एंसेस्ट्री, कॉज ऑफ डेथ आइडेंटिफाई करके पुलिस क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है। एंथ्रोपोलॉजी के ऑस्टियोलॉजी और ओडोंटोलॉजी टेक्निक्स को फॉरेंसिक लैब्स में जो है यूज किया जाता है, समझे। अब इसको करेंट रिलेवेंस क्या है समझिएगा। जो डिजास्टर विक्टिम है, ठीक है, क्या है डिजास्टर विक्टिम, मतलब एक तरह से कह सकते हैं डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन DVI, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट या नेचुरल डिजास्टर के बाद में जो है क्या होता है फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, क्या है फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो काम करते हैं ताकि फैमिली को क्लोजर, है ना, क्लोजर मिले। UPSC के एथिक्स पेपर में आप इस एग्जाम्पल को जरूर से सेट कर सकते हैं ह्यूमन डिग्निटी के कंटेक्स्ट में, समझे, ये चीज़ है। और देखिए एंथ्रोपोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। अब देखिए डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी ऑनलाइन कम्युनिटी, वर्चुअल कल्चर्स और टेक्नोलॉजी के ह्यूमन बिहेवियर पर इफेक्ट स्टडी करता है, समझे। आज के टाइम में डिजिटल टेक्नोलॉजी ने इंसानी इंटरेक्शंस को क्या किया, बदल दिया है। डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी ये दिखाता है कि सोशल मीडिया, गेमिंग कम्युनिटी, AI टूल्स और डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स ने कल्चरल नॉर्म्स को कैसे शेप किया है, ठीक है। UPI एडोप्टेशन का जो है रूरल इंडिया में एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी दिखाता है कि ट्रस्ट नेटवर्क्स, लोकल शॉपकीपर्स या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सपोर्ट्स के बिना जो है टेक्नोलॉजी एडोप्शन स्लो होता है। इसीलिए फिनटेक कंपनी और गवर्नमेंट ने क्या किया, कम्युनिटी बेस्ड अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च किए हैं। ये एंथ्रोपोलॉजिकल इंसाइट डायरेक्टली डिजिटल इंक्लूजन पॉलिसी को बेटर बनाता है, समझे। एंथ्रोपोलॉजी एंड फिलोसफी, देखिए इथिक्स, फिलोसफी, इथिक्स, समझे। यहाँ समझिए एंथ्रोपोलॉजी और फिलोसफी दोनों क्या है, मनुष्य यानी ह्यूमन बीइंग के जो नेचर है और मोरालिटी है उसको समझने का प्रयास करता है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी एम्पिरिकल डाटा से काम करता है, क्या करता है, एम्पिरिकल डाटा से काम करता है। फिलोसफी जो है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट लेवल पर ह्यूमन नेचर के क्वेश्चंस पूछता है, जैसे फ्री विल, मोरालिटी, जस्टिस। और एंथ्रोपोलॉजी उन्हीं क्वेश्चंस के प्रैक्टिकल एविडेंस लाता है थ्रू फील्ड वर्क। इसीलिए बायोटेक, बायोइथिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग और AI इथिक्स में जो है एंथ्रोपोलॉजिकल इनपुट इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे सरोगेसी लॉ बनाते वक्त जो है किनशिप और मदरहुड के कल्चरल मीनिंग्स को कंसीडर किया जाता है, समझे। अब देखिए कुछ हाई वैल्यू केस स्टडी आपको ज़रूर से तैयार करना है। मेंस के लिए कुछ रेडीमेड पॉइंट्स जो है आपको बना के रखना है, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA 2006 इम्प्लीमेंटेशन, एंथ्रोपोलॉजिकल इनपुट, ट्राइबल कस्टमरी लॉ और सेक्रेड ग्रुप्स का जो है डॉक्यूमेंटेशन की इंसाइट। मेनी कम्युनिटी ने क्लेम फीलिंग नहीं किया क्योंकि उनके जो है कल्चरल मैप्स और स्टेट्स के रेवेन्यू मैप्स जो है मैच नहीं करते हैं। पॉलिसी यूज पार्टिसिपेटरी मैपिंग और एंथ्रोपोलॉजिस्ट
कि टीम से जो है रिकॉग्निशन प्रोसेस फास्टर हुई है। एग्ज़ाम जैसे GS2 में जो है गवर्नेंस और GS3 में इन्वायरमेंट आंसर्स में जो है कल्चरल मैपिंग लिख के आप जो FRA है ना चैलेंज का सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। केस स्टडी 2 अगर बात करें तो देखिए जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पॉपुलेशन एंथ्रोपोलॉजी क्या है एंड पॉपुलेशन एंथ्रोपोलॉजी। तो देखिए कंटेक्स्ट क्या है, नेशन वाइड जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट 10,000 प्लस जो है इंडिविजुअल्स को कंसिडर किया गया। और एंथ्रोपोलॉजिकल लिंक्स जो है पॉपुलेशन सब्सट्रैक्टिव कास्ट ट्राइब आपका स्पेसिफिक डिजीज रिस्क मैपिंग यूटिलिटी पब्लिक हेल्थ पॉलिसी टेलर्ड मेड बन सकती है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन पॉसिबल होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइंस एंड टेक की अगर बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी जो है ऑप्शनल के ह्यूमन जेनेटिक्स आंसर्स में क्या है बहुत सारे एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हैं। ऐसे ही जो है कोविड-19 वैक्सीन हेजिटेंसी की बात कर सकते हैं, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात कर सकते हैं। इशू यही है कि र्यूमर्स और मिसट्रस्ट जो है ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, स्पेशली रूरल और ट्राइबल बेल्ट्स में। एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरवेंशंस लोकल हीलर्स पंचायत हेड्स को क्या करता है इन्वॉल्व करके पार्टिसिपेटरी कैंपेन्स चलाता है। फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, अपटेक इम्प्रूव हुआ है, हेल्थ आउटकम्स जो है बेटर हुआ है। ठीक है। फिर जो है एथिक्स आंसर में जो है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव पॉलिसी डिजाइन का जो है आप परफेक्ट एग्जांपल सेट कर सकते हैं, समझे। फिर देखिए अब कुछ आंसर राइटिंग में कुछ फ्रेमवर्क जो है ना आपके पास मेन रेडीमेड चीज़ें होनी चाहिए। जैसे एंथ्रोपोलॉजी इज होलिस्टिक साइंस ऑफ ह्यूमन काइंड विद नेसेसरीली ओवरलैप्स विद सेवरल डिसिप्लिन लाइक सोशियोलॉजी बायोलॉजी हिस्ट्री एंड इकोनॉमी एंड इनरिचिंग बोथ थ्योरीज एंड प्रैक्टिस। दोनों चीज़ में इनरिचिंग होना ज़रूरी है। ठीक है। अब देखिए बॉडी के अंदर जो है आपको क्या करना है, यूज सब हेडिंग्स फॉर ईच डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आर्कियोलॉजी हो, लिंग्विस्टिक्स हो, साइकोलॉजी हो, मेडिसिन हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमी हो या फिर एजुकेशन हो, सब में जो है आपको एग्जाम्पल सेट करना है। हर सब हेडिंग्स में 3 लाइन्स 3 से 4 लाइन्स ज़रूर लिखना है। नेचर ऑफ रिलेशन 1-2 लाइन में ख़त्म करना है। एग्जाम्पल खास करके इंडिया स्पेसिफिक और करंट से रिलेटेड जो हो उसको सेट करना है। यूटिलिटी की अगर बात करें तो जैसे कोई पॉलिसी है या रिसर्च हुआ है, गवर्नेंस रिलेवेंस है उसकी, तो उस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हो। ओवरऑल हमने यही देखा, एंथ्रोपोलॉजी एक्ट्स एज अ ब्रिज डिसिप्लिन इंटीग्रेशन integrating natural science, social science and humanity, thereby it provides comprehensive understanding of human problems and social solutions। समझे, ये चीज़ें हैं और एक तरह से होलिस्टिक अप्रोच जो है आपको देखने को मिलेगा। और ये अप्रोच जो है क्रिटिकल फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ है और कहीं न कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। और अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सोशल मीडिया पर जितना हो सके। ठीक है, आपको कंप्लीट जो है ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाएगा। और यहाँ से आपको बेस्ट तैयारी, किसी भी कोचिंग में जाइए तो इतने अच्छे तरीके से पेश नहीं किया जाएगा। बस यही है, डिजिटल बोर्ड नहीं होने की वजह से मैं कुछ चीज़ों को मेंशन नहीं कर पाता हूँ, लेकिन वो चीज़ ठीक है मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा आपको इंटरनेट जो है सर्च करना पड़ेगा, बाकी आपको कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं।